एवरीवन, स्वागत करती हूँ डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में आप सबको। तो आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। तो बच्चों, वर्ण के बारे में अगर वर्ण की परिभाषा करनी हो तो हम इस तरह से करेंगे कि वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, यानी कि एक अल्फाबेट अगर आप सपोज समझ लो ए, तो ए को अगर हम टुकड़े करने हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कमल सपोज क के अगर टुकड़े करने हो तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु कमल इस तरह के एक शब्द को अगर हमें विभाजित करना हो तो हम काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वर्ण यानी कि हम जब सबसे पहले केजी नर्सरी में जाकर के अल्फाबेट्स सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसी तरह से हिंदी में अ आ ई ई क ख ग घ आदि वर्णों को सीखते हैं और जिसके जरिए आगे चलकर हम उन वर्णों से शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों के जरिए ही हम उन्हें वाक्य का रूप भी दे सकते हैं। अब हिंदी के वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के अंतर्गत जो आते हैं वर्ण वो है अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। तो ये जो अंग और अ है ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के तौर पर वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं। और इन स्वर वर्णों के भी दो भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ री। और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। यानी कि आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो आप अगर खुद उच्चारित करोगे तब आप महसूस करोगे कि अ के स्थान पर जब हम आ बोलते हैं तो हमें अधिक समय लगता है। ई के स्थान पर जब ई का प्रयोग करते हैं तब हमें अधिक समय लगता है। तो इसी कारण से इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसके बाद व्यंजन वर्णों की अगर हम बात करें तो हम व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल यानी कि कुल संख्या में व्यंजन 33 होते हैं और साथ ही हम उनके साथ 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं और 2 अलग, जो हम इन्हीं वर्णों को अलग रूप देते हुए इसको हम प्रयोग करते हैं। तो हम जब क वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं क ख ग घ अंग। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो है च छ ज झ ञ। ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ट थ ड ढ अण। उसके बाद त वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है त थ द ध न। प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है प फ ब
भ म। तो बच्चों, क वर्ग के अंतर्गत आने वाली ध्वनियों को कंठ ध्वनियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क, ख, ग, घ, अंग जब हम कहते हैं तब हमारी जो ये स्वर तंत्रियां जो है, वो जो ध्वनियां जो है वो कहां से निकलती है? कंठ से। इसी के कारण इन्हें कंठ ध्वनियां भी कहते हैं। उसके बाद है च, च, छ, ज, छ, न्य। इनको जब हम कहते हैं तो हम अपने जो ये जीभ है, इसको तालु के स्पर्श के जरिए हम इसका उच्चारण करते हैं। इसीलिए इन्हें तालव्य ध्वनियां भी कहते हैं। यानी कि तालु यानी कि हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा, जिसको स्पर्श करती हुई हमारी जीभ इन्हें उच्चारित करती है। आप खुद भी इनका उच्चारण करके देखिए। च, छ, ज, झ, न्य। अब है ट वर्ग। ट यानी कि जब हमारी जीभ पलटी मारते हुए हमारे तालु के मूर्धा भाग को स्पर्श करती हुई उच्चारित करती है, इन ध्वनियों को कहते हैं मूर्ध्य। ठीक है ना? मूर्धा ध्वनि यानी कि मूर्धन्य। जैसे आप अगर खुद प्रोनाउंस करके देखोगे, खुद उच्चारण करके देखोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि जब हम ट बोलते हैं तब किस तरह से हमारी जीभ पलटी मारती हुई मूर्धा को स्पर्श करती हुई उच्चारित होती है। ट, ठ, ड, ढ, अण। अब त वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो है त, थ, द, ध, न। इन्हें हम दंत्य ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे जीभ को दांतों के साथ स्पर्श करते हुए, दांतों के पिछले हिस्से की तरफ इन्हें स्पर्श करते हुए इनको उच्चारित किया जाता है। जैसे कि त, थ, द, ध, न। अब आया प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इनको हम अपने इन दोनों होठों को स्पर्श करते हुए इनको उच्चारित करते हैं। तो बच्चों, आप सब खुद भी इन्हें उच्चारण करके देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि अब प वर्ग के उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ होठों का ही प्रयोग किया गया है। तो ये है प, फ, ब, भ, म। और नेक्स्ट है य, र, ल, व। ये है अंतस्थ ध्वनियां, यानी कि इनके उच्चारण के समय जीभ हमारे मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श किए बिना इनको उच्चारित करती है। तो आप खुद भी उच्चारण करके देखिए। य, र, ल, व। और आगे है श, श, स, ह। इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि गर्माहट। तो ये जो श, श, स, ह, इनके उच्चारण करते समय मुंह के अंदर ही हवा रगड़ खाती हुई एक गर्माहट पैदा करती है और इसी के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन, जो कि काफी आवश्यक है आप लोगों को जानना। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है बच्चों? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये 2 वर्णों के आपस में मिलते हुए बनते हैं। आपस में 2 वर्णों का योग रहता है इसमें। तो क्ष जो है
इसमें आधा क और षड्यंत्र वाली श पूरा प्रयोग होती है, ये बनती है क्ष। त्र आधा त प्लस पूरा र, ठीक है। उसके बाद है ज्ञ, ठीक है ना, इसमें आधा ज और उसके साथ ज्ञ का योग होता है, ठीक है ना। श आधा श और साथ में पूरे र का योग होते हुए बनता है श। और ड़ और ढ जो दो वर्ण है, ये आपको आपकी वर्णमाला की पुस्तक में प्राप्त नहीं होती है, आपको बड़ी कक्षाओं में जाकर इनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि पढ़ाई, इसमें जो ड़ है पढ़ाई, ठीक है ना। और पहाड़, पहाड़ में जो अड़ है, तो इनका प्रयोग आप लोगों को आगे मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों को आज मैंने स्वर और व्यंजन यानी कि वर्ण विचार के दोनों भेदों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से जो कुछ भी नहीं समझने वाली जो भी कुछ चीज़ें थी, आप लोगों को अभी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फिर भी अगर कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके इन डाउट्स को मैं यहीं क्लियर कर दूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।